दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो कल लाइव क्लास वो कनेक्शन इशू के कारण नहीं चल पाई, उसके लिए सॉरी। आज मैं लाया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है। और जो भी आपके जितने भी डाउट्स हैं, जैसे कि लॉग आंसर कितने पेज का लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, हेडिंग डालें कि नहीं डालें, कितने पेज का लिखें, लेटर किस फॉर्मेट में लिखें, अनसीन पैसेज के आंसर को कैसे लिखें, ठीक है। इन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा आपका जो यूपीएमएसपी का मॉडल पेपर है उसको ही मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूँ मैं पहले क्वेश्चन की, तो वो आपका आता है अनसीन पैसेज का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के, जिसमें आपके 4 होते हैं थ्योरिकल मतलब क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है आपका जो आपका बेसिकली वोकेबुलरी से रिलेटेड होता है। तो अगर सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे ये पैराग्राफ, तो द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यूथ जनरेशन इज क्वाइट विजिबल while they are patriotic, prepared to join any movement, march waving political flags, join Facebook groups. They are not in most cases कन्विंस्ड बाई इंडियाज कल्चर, ठीक है। मतलब कि जब वो कोई मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, कोई आंदोलन या देशभक्ति से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं और या किसी ग्रुप वगैरह में जुड़ते हैं, तो वो मतलब उतने ज़्यादा कन्विंस नहीं होते। ऐसा लगता है ऐसे मजबूरी में कर रहे हैं, मतलब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, एग्री नहीं होते, ठीक है, इंडिया के कल्चर से। In fact, they ask questions that evidence their dissatisfaction with and disinterest in what we call culture, values and ethics. और जबकि वह क्वेश्चन उठाते हैं मतलब हमारी संस्कृति पर, हमारे मूल्यों पर, हमारी नीतियों पर कि ऐसा क्यों है, धर्म पर उठाते हैं सवाल। वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में क्यों रहते हैं। आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल्स और पूजा, ठीक है। गॉड में बिलीव करते हैं लेकिन ये मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, मंदिरों में बिलीव नहीं करते। Why can my parents not understand me? They are turning from obedient to rebellious young adults. तो इसका मतलब क्या है, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी और रिबिलियस मतलब होता है एक तरीके से विद्रोह, ठीक है, बात नहीं मानना। तो वो एक आज्ञाकारी से एक विद्रोही में कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एन अलार्मिंग नोट एंड ऑल द सेम पेरेंट्स से व्हाट्स रॉन्ग विथ आवर चिल्ड्रन, दे आर गोइंग एस्ट्रे। If you ask an elderly Indian, how are you? The chances are your question will be answered. Why God's grace everything is fine. मतलब तुम किसी भी इन मतलब भारतीय से पूछोगे जो मतलब वयस्क है, थोड़ा बड़ा है, तो कैसा चल रहा है, तो कहिए भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। दिस इज द फ्रूट ऑफ कल्चर, ये हमारी संस्कृति का फल है। डीप सेटिस्फैक्शन डिस्पाइट्स अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। जो हमारी डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसके अप्स एंड डाउन, ऊंची मतलब कभी सुख कभी दुख से बावजूद भी हमें मतलब डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। इंडियाज वैल्यूज हैव केप्ट इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड डिस्पाइट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इनवेजन, ठीक है। जो इंडिया के भारत के मूल हैं, उन्होंने इंडिया को, भारत को मजबूत और एक बनाए रखा है। However, the youth of today are being raised differently from those in previous generation. ये आजकल के जो यूथ हैं, युवा है, वो पिछले जो मतलब पिछली जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन है, उनसे जो है डिफरेंट बन रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज एट देयर फिंगर टिप्स, गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रैग्मेटिक रीजन्स, ठीक है। उन्हें जो है साइंटिफिक रीजन चाहिए, रेशनल मतलब तार्किक होता है, प्रेगमेंट रीजन चाहिए। द वैल्यूज एंड द देना चाहिए। द वैल्यूज एंड द एथिक्स ऑफ सेंचुरीज एगो आर जस्ट एज वैलिड एज एप्लीकेबल टुडे एज देन, ठीक है। जो भी नीतियाँ हैं, जो भी मूल्य हैं, वो सब नियम हैं, वो सब जो पहले शताब्दियों पहले लगते थे वो अब भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है, उन पर। लेकिन हमें क्या करना है, वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली, हमें उन्हें अलग तरीके से समझाना है, ठीक है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने जैसे मतलब आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट वाला ये जो लाइन है, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है जो पहला वो है, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आप समझ, यहाँ पे आपको इतना पता चल जाएगा कि इसका जवाब यहाँ कहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो है
स्टार्टिंग की लाइन अगर देखोगे आप, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल, यानी स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि मतलब आपने देखा कि यहाँ पे माइंडसेट है, यहाँ पे माइंडसेट वर्ड यूज हो रहा है इंडिया यूथ जनरेशन, ठीक है, ये विजिबल, तो आपने यहाँ से जो है यहाँ 3-4 लाइन तक यहाँ तक छाप दिया पूरा, मतलब सेम टू सेम नहीं उतारना है। यहाँ पे आपको इसके वर्ड्स का यूज करना है, लेकिन बनाना अपने मन से है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द यूथ इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अ डेज। तो सबसे पहले तो आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ से अब भाट से पूछा है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल, द विजिबल चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज नाउ अ डेज ट्रांसफर या शिफ्ट फ्रॉम। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे जो पढ़ेंगे, जो मैंने अंडरलाइन किया है, दे आर टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबिलियस। ठीक है, तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इसका लिखेंगे कि दे आर शिफ्टिंग या टर्निंग फ्रॉम ओबीडियंट टू रिबिलियस, यानी आज्ञाकारी से विद्रोह में चेंज हो रहे हैं। फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से आप लिख सकते हो भाई दे आर पेट्रोइक, ठीक है, और फिर पेट टू ज्वाइन यानी मूवमेंट, बट दे आर नॉट कन्विंस्ड, ठीक है, बल्कि वो क्वेश्चन वगैरह उठाते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, लिखना है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सेक्शन नंबर जो आपका है सेक्शन ए रीडिंग वो डाला, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर डाला, क्वेश्चन का टाइप डाल दीजिए अनसीन पैसेज, आंसर नंबर 1A। इसके बाद आपने देखिए द विजिबल चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ नाउ अ डेज एज। तो इतनी जो लाइन है आपकी यहाँ तक, ये लाइन जो है आपकी ये सेम टू सेम क्वेश्चन से आपकी है। तो आपको पहले जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे उस टाइप से आंसर लिखना है, स्टार्ट करना है। नाउ डेज इज अ शिफ्ट फ्रॉम ओबीडियंस टू रिबिलियन। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिखना वाइल दे आर पेट्रियोटिक एंड एक्टिव इन वेरियस मूवमेंट। ठीक है, तो अब जैसे आपने यहाँ पे प्रिपेयर्ड हुआ, प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन, तो आपने इस जगह कौन सा वर्ड यूज कर दिया, एक्टिव। तो सेम टू सेम नहीं लिखना, आपको अपने वर्ड्स का यूज करना है, और बाकी जो वर्ड्स हैं वो मतलब बीच बीच से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो उसी से लेना है कीवर्ड्स, लेकिन आपको भाषा अपने मन से सेंटेंस बनाना है। एंड एक्टिव इन वेरियस मूवमेंट्स, दे एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन एंड डिस इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज एंड एथिक्स, इंडिकेटिंग अ डिपार्चर फ्रॉम द कल्चरल नॉर्म्स अपहेल्ड बाई प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो लास्ट वाली लाइन है ये आपकी जो है यहाँ से ली गई है, यूथ ऑफ टुडे आर बीइंग रेस्ड डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो अब बेसिकली मतलब ये है कि आपको मतलब सेंटेंस अपने मन से बनाना है और वर्ड्स इस पैराग्राफ की यूज करनी है। जरूरी नहीं है कि पूरा आंसर आपको लगातार मिले, जैसे यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ से मिली, एक लाइन यहाँ से मिली और 2-3 लाइन यहाँ से मिली, इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखें तो वो है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब उन दोनों के बीच ना मतलब संघर्ष क्यों होता है, मतलब मतभेद का कारण क्या है। तो यहाँ पे जैसे बहुत से स्टार्ट है तो हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से आप देखेंगे अगर इन फैक्ट दे आस्क क्वेश्चन दैट एविडेंस देयर डिससेटिस्फैक्शन विद एंड डिसइंटरेस्ट इन व्हाट वी कॉल कल्चर। ठीक है, वैल्यूज एंड एथिक्स, व्हाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, आई बिलीव इन गॉड बट नॉट इन टेम्पल और पूजा, वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे वो जो क्या है, एक तरीके से जो यूथ है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो मतलब पेरेंट्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम गॉड पे बिलीव करते हैं लेकिन मंदिरों पे नहीं, जॉइंट फैमिली क्यों रहते हैं। तो यही आपको यहाँ इसी से रिलेटेड बनाना है। ठीक है, तो आगे देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टार्ट वही क्वेश्चन की टाइप से जैसे पूछा है, तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज अराइजिंग। ठीक है, अराइजिंग मतलब आ रहा है, बढ़ रहा है, अराइजिंग फ्रॉम द यंग जनरेशंस रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, तो आपने पहले मतलब आप 2-3 वर्ड ऐसे लिखने जो मतलब उसका पूरा आंसर बता दे, मतलब समरी में। तो क्या है बेसिकली रिजेक्शन कर रहे हैं वो, मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ को, तो आपने वो लिख दिया। फिर इसका आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि द यूथ क्वेश्चन प्रैक्टिसेज लाइक लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज एंड एक्सप्रेस अ बिलीफ इन गॉड विदाउट एडरन मतलब होता है मानना, एक्नॉलेजिंग भी कर सकते हो, टू ट्रेडिशनल रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, जो भी आपकी रीतियाँ वगैरह हैं, ठीक है, संस्कार वगैरह, इन सबको। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओबीडियंस टू रिबिलियन कॉजेस कंसर्न अमॉन्ग पेरेंट्स। तो ये जो शिफ्ट है ये पेरेंट्स के मध्य
एक चिंता बनी हुई है, कंसर्न बना हुआ है। तो आपने बेसिकली इस तरीके से जो जो क्वेश्चन वगैरह है वो सब लिख दिए, ठीक है। आपको सेंटेंस अपने यूज करने हैं, वर्ड्स पैराग्राफ के यूज करने हैं। इसके बाद बात करूँ आगे अगर, तो आपका सी नंबर है, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, ठीक है। इंडियन कल्चर ने हमारा एटीट्यूड कैसे अफेक्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो है हमारे मतलब हिस्ट्री के बारे में पूछा एक तरीके से इंडियन कल्चर के। या अगर आप दूसरे इस पैराग्राफ में देखेंगे यहाँ पर, तो इफ़ यू आर ask an elderly Indian how are you, the chances are your question will be answered by God's grace, everything is fine. This is the fruit of culture, deep satisfaction despite ups and downs of daily life. India's values have, ठीक है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, India's value have kept India strong and united despite a thousand of year of invasion, ठीक है। तो ये वाली लाइन है बेसिकली, यही मतलब क्या बता रही है कि इंडिया की जो है कैसे जो वैल्यू हैं, जो कल्चर, उसने किस प्रकार से इंडिया को सेफ रखा है। तो यही आपको बताना है किस प्रकार से अफेक्टेड किया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो कैसे लिखना है, तो बेसिकली आपने आंसर लिखे तो आपको मतलब ये 4 से 5 लाइन लिखना है, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर का होता है तो मतलब कोशिश कीजिए कि कम से कम 4 लाइन लिखें, क्योंकि 2 लाइन में मतलब शायद पूरे नंबर ना मिले, तो इसलिए आप 4 से 5 लाइन लिखें। पैराग्राफ बड़ा होता है तो इनफ आपको 4 से 5 लाइन मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपने बंदी, इसके बाद आपका अगला आपने बंसी नए पेज में, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि जगह ख़त्म हो गई थी। तो आप देखिए इंडियन कल्चर हैज़ हिस्टोरिकली अफेक्टेड, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ये आपने क्वेश्चन से ही बनाया, उसने क्योंकि उसमें हैज़ से पूछा था तो इस तरीके से बनाया, अफेक्टेड अवर एटीट्यूड, यहाँ पे आपने सेम टू सेम क्वेश्चन लिया। इसके बाद आपने लिखा इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये है, देखो डीप सेटिस्फैक्शन, यहाँ वर्ड यूज हुआ है तो आपने उस वर्ड का यूज किया, तो आपने जो मतलब जिस सेंटेंस में उसका यूज किया तो सेम टू सेम पूरा सेंटेंस नहीं उतारा, आपने इस वर्ड का यूज किया लेकिन सेंटेंस अपने मन से बनाया। इट प्लेगा सिग्निफिकेंट रोल in providing a sense of deep satisfaction despite life's challenges. The values and ethics rooted in Indian culture have kept the country strong and united even through centuries of invasion. However, the modern youth are questioning traditional values. ठीक है, तो आपने बेसिकली समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यंग यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको लास्ट में होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो गिव देम साइंटिफिक रेशनल प्रेगमेंट रीजन्स, ठीक है, वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। तो आप देखेंगे तो यही मेन रूप से आपका आंसर है, आपको इसी को बना के लिखना है। तो आप देखेंगे कैसे लिखा तो टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चर रूट्स, तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन से उठाना है, ठीक है। उसने कहा हमें क्या करना चाहिए, तो देयर नीड्स टू बी एन एफर्ट टू एक्सप्लेन द रिलीवेंस ऑफ, रिलीवेंस मतलब महत्व, ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज इन अ वे दैट रीजनेस विद द यंगर जनरेशन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि उन्हें रीजन चाहिए, गिव देम साइंटिफिक रेशनल फ्रेगमेंट रीजन्स, है ना। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने लिख दिया रीजन, हमने पहले उसको समरी लिख दिया डेट रीजनेस विद द यंगर जनरेशन, फिर हमने उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया कि प्रोवाइडिंग साइंटिफिक रेशनल एंड प्रेगमेटिक रीजन्स फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस कैन हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन। तो यार आपने क्या है अपने उनसे यूज किया, ब्रिज द गैप बिटवीन द ओल्डर एंड यंगर जनरेशन। तो जो सेतु की तरह काम करेगा या आपके साइंटिफिक रीजन्स, रेशनल होता है टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपने काले पेन से लिख दिया या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर आप भूल गए हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करूँ आपका जो लास्ट क्वेश्चन है पहले का ही, वो है फाइंड, यहाँ पे आपका वोकैबुलरी से फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे कन्विंस्ड वर्ड का यूज हुआ था, ठीक। एग्रीड मतलब क्या होता है, सहमत होना। यहाँ पे कन्विंस मतलब भी होता है एक तरीके से मतलब कन्विंस हो जाना, पूरी तरीके से सहमत हो जाना, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा कन्विंस, तो आप इस तरीके से लिखेंगे द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड इज कन्विंस्ड। इसको आपने काले पेन से लिख दिया, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था उसी टाइप से लिख दिया। वो अगला है which phrase in the passage means a warning sign। तो वार्निंग साइन बेसिकली अगर आप देखेंगे इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे वार्निंग मतलब क्या है, चेतावनी,
ठीक है। चेतावनी साइन मतलब निशान, तो चेतावनी का निशान, ठीक है, मतलब खतरा या चेतावनी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे यूज हुआ था क्या, अलार्मिंग नोट। यहाँ पे अलार्मिंग नोट हुआ था यूज। अलार्मिंग मतलब आप कहिए क्या, अलार्म मतलब आराम, अलार्म से मतलब क्या होता है, सावधान होना, उठना, मतलब एक तरीके से ना। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे यूज हुआ था, इट इज़ एन अलार्मिंग नोट। बेसिकली इसका मतलब है वही सावधान होना, या सावधान होना, या फिर जो है एक तरीके से चेतावनी से, अगर आपको ऐसी कोई चेतावनी मिली है तो उससे मतलब लाइक उससे सावधान हो जाना, या खतरे का निशान है, चेतावनी का निशान, अलार्मिंग नोट, ठीक है, सावधान हो जाना। तो अब देखेंगे लगभग उसी तरीके की मैच हो रहा है, सबसे अच्छा जो मैच हो रहा है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा अलार्मिंग नोट, एक फ्रेज है। तो यहाँ पे आपने अलार्मिंग नोट लिखा वही सेम तरीके से। इसके बाद है अगला, वो है विच द पासेज द अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब तर्कहीन। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, मैंने बताया भी था, रेशनल। रेशनल मतलब होता है तार्किक, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा तार्किक। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक रेशनल, सीधे सीधे आप सीधे आंसर लिख दें, वो वर्ड लिख दें रेशनल, ठीक है। तो आप पूरा वो लिख सकते हैं उस तरीके से भी, और मतलब पूरा वो आंसर टाइप का, और वैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक आंसर में, दोनों सही है। इसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल, जो हमें बहुत डाउट होता है कैसे लिखें, ठीक है, कितने पेज का लिखें, हेडिंग डालें कि नहीं डालें। तो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 से 150 वर्ड, ठीक है। तो आपके 3 टॉपिक, डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 3 टॉपिक आते हैं, एक पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल इंडिया पे, ठीक है। कैसे लिखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेक्शन आपका चेंज हो गया है, तो आपने सेक्शन भी राइटिंग डाला, ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है एग्जामिनर को। इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर डाला, यहाँ पे टाइप डाला आर्टिकल, फिर आपने जो भी ऑप्शन है वो डाला ए, डिजिटल इंडिया, हेडिंग डाली। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाई मतलब किसके द्वारा लिखी जा रही है। या तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो रैंडमली, सुमित, महेश, कुछ भी, ठीक है, नेहा वगैरह, या फिर XYZ या ABC भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी डाल दीजिए, दोनों सही है, लेकिन आप कुछ वाई कुछ डालिए ज़रूर, मतलब, ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब 1 नंबर होता है, फॉर्मेट है। इसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे कोर्स का यूज किया, जो मैंने बताया था, कोर्स का यूज कर लो। तो कैसे यूज किया हमने, डिजिटल इंडिया गिव्स अस द पावर टू ड्रीम बिग एंड अचीव बिगर, ठीक है। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट दिखा रहा है डिजिटल इंडिया की, जो हमें बड़ा सोचने की और बड़ा अचीव और से भी बड़ा अचीव करने की हमें जो शक्ति देता है। तो आप देखें, दिस लाइन सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल इंडिया इन अवर लाइफ या इन अवर कंट्री, ठीक है। तो आपको बेसिकली कोर्स अगर मतलब एक कोई टॉपिक आया आपने उसका पढ़ के गए हैं तो आप कोर्स यूज कर लीजिए। अगर नहीं, मतलब ऐसा टॉपिक है जिसका नहीं पढ़ के गए हैं, तो कोशिश कीजिएगा बना सको ऐसी कोई लाइन, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आप नॉर्मली स्टार्ट करो लिखना। इसके बाद आपने डिजिटल इंडिया या गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो उसके बारे में बताना है आपको, जैसे ये क्या है, प्रोग्राम है, तो आपने उसे क्या करना है, इंट्रोडक्शन में, या आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन है, तो आपको इसमें उसके बारे में बताना है कि इसने लॉन्च किया था, है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसके बाद आपको उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने हैं, महत्वपूर्ण उद्देश्य, उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, उसके बाद उसके चैलेंजेस, सॉल्यूशन बताने हैं, उसका फ्यूचर बताना है कि भविष्य में किस तरीके से ये काम करेगी और कंक्लूजन करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, डिजिटल इंडिया इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन 2015, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, एक प्रोग्राम है भारत सरकार का। द इनिशिएटिव एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इसका बेसिकली एम क्या था, उद्देश्य क्या था कि इंडिया को चेंज करना, जिसमें जो है वो डिजिटली जो है डेवलप, एक तो डेवलप इकोनॉमी बन जाए, विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए, और ज़्यादातर चीज़ें डिजिटली हो जाएं, ठीक है। इसके बाद है इट फोकसेज ऑन यूजिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू मूव इंडिया इनटू अ न्यू एरा ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये बताया कि इसका फोकस करती है कि टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, मैन टेक्नोलॉजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू मूव इंडिया, ठीक है, तो इंडिया जो है एक नए एरा में, जिसमें विकास हो, डेवलपमेंट हो, वृद्धि हो, ग्रोथ हो, ये सब हो, ठीक है। इसके बाद बात करें, आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर मैनी की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम सच दैट यहाँ पे आप देखो पॉइंट बना के भी लिख सकते हो या कंटिन्यूस भी लिख सकते हो। पहला आप लिख दोगे कि स्ट्रेंथनिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाई एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इससे क्या होगी, मतलब
कनेक्टिविटी बढ़ेगी रूरल एरियाज में, ऑब्वियसली बढ़ेगी, मतलब फ़ायदा होगा। तो आप मतलब जो भी फ़ायदे मतलब मेन ऑब्जेक्टिव वो लिख देंगे पॉइंट बाय पॉइंट। प्रोमोटिंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू सिटीजन्स डिजिटली, इनिशिएटिव टू ट्रेन इंडिविजुअल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज ऑन यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मतलब ट्रेन करना ना विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इनकरेजिंग द ग्रोथ डिजिटल इकोनॉमी थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं तो इसको आप काले पेन से लिख दो, अंडरलाइन कर दो। जैसे आपका टीचर जो चेक करेगा एग्जाम में वो देखो जो कि पूरा थ्योरिकल है, तो अगर आप बीच बीच में ऐसे यूज करेंगे तो पहले ये वर्ड देखेगा, ऑब्वियसली काले पेन से लिखें, तो जब वो ही देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ इसने सही लिखा है, और जो है उसको मतलब पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा आपने लिखा क्या है। तो इससे बेसिकली क्या है, हाँ मतलब उसको चेक करने में भी ईजी होगा। और हमें बेसिकली हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जितना एग्जामिनर फ्रेंडली कॉपी बना सकते हैं, जितना ज़्यादा उसे ईजी होगी चेकिंग में उतना अच्छा नंबर देगा। इसके बाद फिर आप ये लिख सकते हैं इनकरेजिंग अ हेल्पफुल इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आप तो ऐसे 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया है, उसके अलावा ऐसे मान लो स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके 4 से 5 आपको फ़ायदे लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखनी है। फिर आपके यहाँ पे लिखनी है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। तो आपको हेडिंग नहीं डालनी, आपको अगर देखेंगे तो एक तरीके से वही मतलब आपके 5 पैराग्राफ बन रहे हैं, आपको हेडिंग नहीं डालनी है, बाकी लिखना सेम टू सेम है। देयर आर मैनी चैलेंजेस स्टैंडिंग इन द वे ऑफ इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग कंसर्न विद insufficient infrastructure, slow internet, digital illiteracy, cyber security, backwardness of rural areas. For the solution of these challenges, we have to address digital resources इन स्कूल एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेट, ठीक है। तो आपने चैलेंजेस बताया, सॉल्यूशन लिख दिए कैसे हम कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे फ्यूचर के बारे में लिखना है, कुछ प्रोग्राम के बारे में। लुकिंग अहेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू एनहेंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटलाइजेशन बाई 20% ऑफ GDP बाई द एंड ऑफ द ईयर 2025। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन द डिजिटल इंडिया initiative represents a transformative journey towards a digitally empowered nation. By addressing challenges, encouraging innovation, India is setting the stage for a future where technology serves as a catalyst. The success of digital India depends on a collaboration between government, private sector and citizen. तो बेसिकली आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है कि ठीक है कि इसका मतलब बेसिकली किस मतलब कैसे ये सक्सेस होगी भविष्य में, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की जगह अच्छे से कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। और बाकी इसका जो आपने पूरे आर्टिकल में लिखा है उसी का आपको मतलब समराइज कर देना है, 1-2 चैलेंजेस उसका सॉल्यूशन। ऐसे आपने लिख दिया कि ये कुछ चैलेंजेस है लेकिन हम जो है इनोवेशन को इनक्रेज कर रहे हैं, हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका उद्देश्य। तो आपको इस तरीके से उसी का मतलब एक तरीके समरी लिख देना है 4 से 5 लाइन में। तो इस तरीके से आपको ये आर्टिकल लिखना है। तो जो आपका एक डाउट है कि कितने पेज में लिखना है, तो आपको ये लिखना है अराउंड 2 पेज में, ठीक है। 10 नंबर का है तो आपको कोशिश करना है कि 1.5 पेज से ज़्यादा लिखो आप, और 1.5 से 2 पेज का लिखना है, ठीक है। और आपकी भी आइडियली मतलब 5 हेडिंग होनी चाहिए, 1 इंट्रोडक्शन, 3 मेन पार्ट और 1 कंक्लूजन। तो अब जैसे मान लो कोई आपकी प्रॉब्लम, जैसे आपका ये प्रोग्राम वगैरह आ जाए, कोई प्रोग्राम है, कोई योजना है, तो उसमें आपको इसी टाइप से लिखना है। आपको पहले उसके इंट्रोडक्शन उसके बारे में लिखना है, उसका उद्देश्य लिखना है, फिर उसके मेन ऑब्जेक्टिव लिखनी है, मेन जो फ़ायदे हैं, मेन मतलब इम्पोर्टेंट है, फिर आप सॉल्यूशन चैलेंजेस उस तरीके से लिखना है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। बेसिकली आपका जो आर्टिकल होता है 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज, कोई ऐसी चीज़ होगी मतलब जिसके एडवांटेज होंगे डिसएडवांटेज, तो आपको उस टाइप का लिखना है बॉडी ऑफ पार्ट में, या फिर आपकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होंगे तो इस टाइप में लिखना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको हेडिंग नहीं डालनी है, आपको लिखना सेम टू सेम है, बस आपको हेडिंग नहीं डालनी है, बाकी आपको पैराग्राफ बना के लिखना है, ठीक है। और कोट्स का यूज़ कर सको तो और बेटर है। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका क्वेश्चन 3, राइट अ लेटर टू प्रॉपर्टियर ऑफ ABC स्पोर्ट पालिका बाजार न्यू दिल्ली तो प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट विकेट्स, और राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़ पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज टू यूथ। यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा है, लेटर लिखना है बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कितने पेज का लिखना है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, आ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर, तो ये आपने डाल दिया, ठीक है। अब बेसिकली आप यहाँ से पहली लाइन से स्टार्ट कर दें, क्योंकि लेटर बेसिकली आपको 1 पेज में ही लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पास लिखना पड़ेगा, इससे आपका फॉर्मेट सही बन जाए और आप थोड़ा लिख भी लो बीच में, मटेरियल भी सही हो जाए। तो आपने सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना एड्रेस डाल दो,
ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने गोमती नगर डाल दिया और लखनऊ डाल दिया, तो एड्रेस सिटी 2 लाइन में, फिर आपको 1 लाइन छोड़ना है, फिर आपको डेट लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, मार्च 2024 मतलब उस तरीके से नहीं लिखना कि मतलब इस तरह आपको 12 और 2 इस तरीके से नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो ये आपका बे गलत है। इसके बाद बात करूँ मैं आपका, फिर उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर पोस्ट, उसका एड्रेस और उसकी सिटी। तो यहाँ पे आपका हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपने बेसिकली जहाँ से पब्लिश होता है, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है। और इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा है 1 लाइन छोड़ के, एक्सप्रेसिंग व्यू ऑन द ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ रेस्पेक्टेड सर। फिर आपको आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन सप्लीमेंट्री लाइन होती है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द प्रिवेलेंट ट्रेंड ऑफ फिटनेस अमंग टुडेज यूथ। तो जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यूथ इन वेरियस फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स इज अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर सोसाइटी। दिस फिटनेस क्रेज नॉट ओनली प्रमोट हेल्थ वेल बीइंग बट आल्सो इंक्रीज डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। तो बेसिकली हमने फिटनेस का इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है, और कि मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब हमने लिखा उसके बारे में। फिर आपने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखी, आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट इनकरेजिंग स्कूल एंड कम्युनिटीज टू सपोर्ट फिटनेस प्रोग्राम कैन इंक्रीज दिस ट्रेंड, ठीक है। तो हमने कुछ और मतलब और वो दी सजेशन देना है आपको कि मतलब किस तरीके से और बढ़ सकता है। लेट्स प्रमोट अ हेल्दियर यंगर जनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, योर सिंसियरली या फेथफुली, और XYZ नाम नहीं डालना है। तो आपको लास्ट की 3 लाइनें बचाना है। आपको बाकी मतलब 6 से 7 लाइन आपको यहाँ पे बॉडी लिखना है, मटेरियल लिखना है, जिसमें स्टार्टिंग की 1 लाइन सप्लीमेंट्री, लास्ट की 1-2 लाइन में सजेशन, या फिर अगर प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं तो काइंडली सॉल्व दिस, इस टाइप को लिखना है। इसके बाद बात करूँ आपको, तो ये लेटर है 1 पेज का ही लिखना है, 1 पेज से ज़्यादा ना जाए, ध्यान रखिए। फॉर्मेट ये है, इसका ध्यान रखना है, इसके नंबर होते हैं मेन। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो वो है आपका सेक्शन सी ग्रामर, और जिसमें बेसिकली आपके वोकैबुलरी होती है, और ग्रामर सेक्शन होता है 20 नंबर होता है, 20 नंबर का होता है, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो जो आपका ये आपका MCQ है, ये वाला सेक्शन। तो चौथा क्वेश्चन इसमें आपका पहला है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो ये आपका बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे इसका आंसर सही है एनार्की, ठीक है। इसका अगला है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन, तो इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। इसके बाद बात करो अगले क्वेश्चन की, तो वो द सिनोनिम्स ऑफ ऑडिसियस। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ऑप्शन में डेयरिंग, एडिमेंट, एडवेंचरस, बोथ 1 और 2, तो आप देखेंगे तो ये इस टाइप का ऑप्शन आपको नॉर्मली नहीं मिलता है, ठीक है, ये बहुत कम होता है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है शायद ये सही हो तभी ये दिया होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे डेयरिंग का मतलब क्या होता है साहसी, और एडवेंचरस का मतलब भी साहसी। तो इसलिए आप अगर मान लो ऑडिसियस का मतलब नहीं पता, लेकिन आप सोचिए एलिमिनेट करके कर सकते हो, तो इसका सही आंसर है बोथ 1 और 2, इसका मतलब भी साहसी होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोचिए, अगर मान लो नॉर्मली अर्थ नहीं बन रही तो आप ऑप्शन से सोचिए। इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट, ठीक है, तो इज करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर आप पहले नंबर पे देखेंगे तो आइडर यू गो और ये वाला तो सही है, तो हमें पता है। अब देखिए डी किस ऑप्शन में है, तो आपका पहले में है और चौथे में है। तो अब देखिए ए यहाँ पे है बी, तो आप पहले ए देख लीजिए, द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इम्पोर्टेड अबोर्ड। अब देखिए ये वर्ड गलत है, क्योंकि अगर देखिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम बाहर भेजेंगे, विदेश में भेजेंगे चीज़ों को। यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेड, तो यहाँ पे इम्पोर्टेड की जगह एक्सपोर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ओनली बी एंड डी, ये दो आपके सही हैं, बी और डी। यहाँ पे सी में बेसिकली यहाँ पे 2 की जगह बिथ होगा। इसका अगला है एंटोनिम्स ऑफ सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो प्योर मतलब पवित्र, क्लीन मतलब पवित्र। प्रोफेन मतलब होता है, यहाँ पे आपका प्रोफेन हो जाएगा, ठीक है, अपवित्र। इसका है, तो इसको कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर नंबर डाला, यहाँ पे आपको टाइप डाल देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, करेक्ट सेंटेंस, एंटोनिम्स। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डालना, ऑप्शन लिख देना सही, ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद आपकी बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया है, जिसका हो जाएगा रोहित सजेस्टेड लेट्स वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है, इसका हो जाएगा आई एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट हर टाइम या हिज टाइम, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है आपने क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर नंबर डाला, इनडायरेक्ट स्पीच टाइप डाल दिया, और दूसरा नंबर जो बना रहे हो आप, रोहित सजेस्टेड अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, तो आपको बना देना है। दूसरा है आपका कंबाइन करना है,
सिंथेसिस है, तो इसमें पहली में आपको जो यहाँ पे डेट लग जाएगा, आई कैन गिव यू एड्रेस डेट माई मतलब इट टू मी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा है डू इट लीव इट, यहाँ पे और लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका डू इट और लीव इट मैंने दूसरा वाला किया है, कंपाउंड है। इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे और है जो आप यूज कर रहे हो तो उसको आप अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इसके बाद है अगला, वो है सी, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बेसिकली आपको एक है पैसिव वॉइस में, कंपेरेटिव में, तो इसका हो जाएगा माई लाइफ हैज़ बीन सेव्ड बाई हिम, और इसमें आपको दिस इज द मोर दिस रेमेडी इज मोर इफेक्टिव दैन एनी अदर फॉर दिस डिफीज, तो आप उस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि मेरा मतलब मैंने डी पहले कर दिया गलती से, डी वाला क्वेश्चन, तो आप मतलब ये कर दीजिए, मतलब एक से पूरे जो आपके पूरे क्वेश्चन सब पार्ट्स में एक साथ होने चाहिए, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, चल जाएगा, गलती हो गई। इसके अलावा आपने 5C ट्रांसफॉर्मेशन ये आपने लिखा। अगला है करेक्शन सिंथैक्स, तो एनीवन, तो यहाँ पे देन की जगह टू हो जाएगा, यहाँ कैटल की जगह कैटल हो जाएगा, तो आपने वो लिखा यू आर सीनियर टू मी। इसके अलावा आपने यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंस, यहाँ पे मेल मेल और टीम टीम, तो आपने मेल इसका मतलब वाक्य प्रयोग किया, रिसीव्ड एन इंपॉर्टेंट मेल इन माई मेल बॉक्स, द मेल टीचर हेल्प द स्टूडेंट, यहाँ पे आपने जो वर्ड्स यूज किया जहाँ पर वो वाला उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ये होमोफोन्स है। इसके अलावा आपका है अगला, वो है स्टोरी वाला, तो स्टोरी में वैसे आप ट्रांसलेशन है, तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला, ट्रांसलेशन हिंट डाली, उन दोनों स्वामी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रांसलेशन किया, तो जो भी बेसिकली आपके वो है आपको पूरा ट्रांसलेट कर देना। इन दूस डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग विथ अ वुमेन इन अमेरिका वेयर ही यूज्ड टू कुक, ठीक है। जितनी आपके मतलब लाइनें होंगी, 5 लाइन का 5 सेंटेंस का वो है आपका ट्रांसलेशन, तो 5 सेंटेंस ही होगा, आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। और नॉर्मली इसमें मतलब टेंस है, नॉर्मली आज चेंज करना है हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद आपका जो है तो आपका आधे से पौन पेज में बन जाएगा। इसका अगला है सेक्शन डी लिटरेचर, तो इसमें बेसिकली आपके 3 पार्ट होते हैं, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लेमिंगो और विस्टास में भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपने सेक्शन नंबर डाला, क्वेश्चन नंबर डाला, ठीक है। अब यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर है प्रोज का, तो आपने क्वेश्चन टाइप डाल दिया। अब यहाँ पे आपने पहले डाला, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो आप जो कोई भी चुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहला वाला किया, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीममपुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल है। 4-4 नंबर के आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो बेसिकली आपने द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीममपुरी आर स्क्वाटर्स, मतलब शरणार्थी थे, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश वे बैक इन 1971 फॉर सर्वाइवल एंड लिवलीहुड। तो इसमें आप देखेंगे 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपने 2-3 लाइन में लिख दिया, वे कौन थे, ठीक है, कहाँ से आए थे। फिर आपने लिख दिया दे डू रैक पिकिंग फॉर देयर सर्वाइवल, द हार्वेस्ट टू डैम इज गोल्ड, ठीक है, इस प्रोवाइड देम देयर डेली ब्रेड एंड रूफ, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर, उनका मतलब सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, रैक पिकिंग, तो उसके बारे में लिख दिया कि क्यों करते थे, गार्बेज उनके लिए क्या अहमियत करता था, और वो क्या करते थे, तो मॉर्निंग से चले जाते थे और दिन तक आ जाते थे, करके नंगे पैर जाते थे। तो आपको इस तरीके से आपको 5 से 6 लाइन का लिखना है, ठीक है। कोशिश करिए कि कम से कम 4 लाइन का हो, ठीक है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है वो आपका भी इसी तरीके से सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे मैंने वाई डिड मिस्टर हेमिल ब्लेम पेरेंट्स और हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, इसके लिखा है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है आपको MML ब्लेम पेरेंट्स हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर स्टडी अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच। जिस तरीके क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से आपको स्टार्टिंग करना है, ठीक है। He blamed parents for sending their children to earn money instead of school. He even blamed himself for sending his students to water his plants and or give him a holiday when he wanted to go for fishing. And they had not prioritized the importance of their language and culture. तो आपको 5 लाइन के अराउंड लिखना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बस उसको काली लाइन से लिख देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जैसे अगर आपने दूसरा वाला किया है तो आप यहाँ पे और लिख दीजिए, ठीक है, इससे उसको क्लियर हो जाए। नहीं तो आप पहला लिख दीजिए, ठीक है, तो इससे उसको क्लियर हो जाए कौन सा क्वेश्चन आपने किया है। इसके बाद बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको एक ही करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद लॉन्ग आंसर आता है एनीवन, तो यहाँ पे मैंने पहला वाला किया है डीप वाटर का ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ जस्टिफाई स्टेटमेंट 7 नंबर का है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डाला, लॉन्ग आंसर डाला, टाइप, आंसर नंबर 8 है। फिर आपने इस लाइन से स्टार्टिंग करनी है जो मैंने बताया भी था कि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द लेसन का नाम डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस, किसने लिखा, ठीक है। तो इससे आपकी 1.5 लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका आंसर एक अलग लगेगा क्योंकि आपने राइटर का नाम भी लिखा है, चैप्टर का नाम भी लिखा है। तो इससे मतलब आपके नंबर मतलब इंक्रीज होंगे। तो आपको ये लाइन यूज करनी है, फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन छोड़ के लिखना है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। The quote all we have to fear is fear itself holds great significance in the context of the collision. In the story, the hero Douglas battles with the intense fear of deep water. This fear, through seemingly irrational, exerts a powerful influence on Douglas' life, limiting his experience,
constraining his personal growth. In the story, Douglas talks about the fear of water and how he finally overcomes it. Strongly willpower, courage, hard work and firm determination. तो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन टाइप का लिखना है 4 से 5 लाइन कि आखिर इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और चैप्टर की मतलब मेन चीज़ क्या है, क्या हुआ है चैप्टर में, किस तरीके से उसने उसको सॉल्व किया है प्रॉब्लम को, फियर ऑफ वाटर को किस तरीके से किया है. तो आपने 4-5 लाइन लिखा कि वाटर का फियर था उसने और उसको ख़त्म किया, ठीक है. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, समरी टाइप का लिखना है कि पूरा, क्योंकि इसमें आप लिखोगे चैप्टर में, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन ड्रीप वाटर. तो आपको एक मतलब समरी लिख देनी है कि स्टार्टिंग से उसके साथ क्या हुआ. तो द नरेटर recalls an incident that happened to him when he was 10-11 year old. He decided to learn swimming. He went to YMCA pool. ठीक है. फिर आप लिखो द नरेटर decided an aversion to water at the age of 3-4 year. ठीक है. उससे पहले भी था, उसे घृणा थी वाटर से. उसने स्विमिंग ट्राइड टू लर्न स्विमिंग बाय इमिटेटिंग अदर, कॉपी करना कोशिश की. वन डे अ बिग बुली थ्रू हिम इनटू अ डीप एंड ऑफ द पूल. द नरेटर वाज फ्राइटेंड. ही ट्राइड टू सेव हिज लाइफ. लाइफ सेव करने की कोशिश की, लेकिन ही जंप मैनी टाइम्स फ्रॉम द बॉटम विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ. बहुत स्ट्रेंथ कोशिश की, मतलब जंप किया, प्लान बनाए, बट नथिंग हैपेंड. देन ही फेल अनकॉन्शियस. आफ्टर दैट इंसिडेंट ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. ही फियर्ड द वाटर. वो मतलब बहुत डरने लगा. ही ट्राइज हिज बेस्ट टू ओवरकम द फियर. Finally, Douglas decided to get a swimming instructor. He learned swimming slowly in 3 months. After the training finished, he went to Lake Bentbert in New Hampshire. तो कौन सी उसमें गया, किस तरीके से ओवरकम किया वो लिखा. And swam 2 means he was thrilled with the joy as he had conquered his fear of water. लास्ट में फिर आपको लिख देना है, मतलब उस लाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. To explain that death in peaceful death was peaceful, but it was the fear of that crippled a person. मतलब ट्रिपल मतलब परेशान करता है. He realized that in that there is peace and there is terror only in fear of that. So he quotes President Roosevelt saying all we have to fear is fear itself. This shows that fear of something is actually far more dangerous than the thing itself. बेसिकली आपको मतलब उस लाइन के बारे में लिखना है जो क्वेश्चन का है, ठीक है, उसने क्या कहा, क्यों कहा, इसका मतलब क्या है. तो इस तरीके से आपको कितना लिखना है, तो आपको अराउंड 1.5 पेज लिखना है. कोशिश कीजिए कि 1 पेज से ज़्यादा हो, 1.5 पेज के अराउंड लिखना है आपको लॉन्ग आंसर. और आपको बेसिकली वही स्टार्टिंग में वो लाइन यूज करनी है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम, ठीक है. और आप जो है हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं इसको, पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट बस को काले वर्ड से कर दीजिए अंडरलाइन. इसके बाद है, और आपको स्टोरी टाइप की लिखनी है, समरी मतलब बीच में. अगला क्वेश्चन है वो आपका स्टैंजा पोइट्री से रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट. तो केयरफुली आंसर देना है. इसमें एंड द ओल्ड फैमिलियर वाला है, स्माइल इंस्पाइल. तो इसमें आपके जो 3 आंसर है, पहला है व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोइट्स. तो इसको देखते हैं कैसे करना है. तो इसमें आपको बेसिकली आपने क्वेश्चन नंबर डाला, टाइप डाला, पोइट्री स्टैंजा, आपने हिंट डाल दिया. आंसर नंबर 9 है, तो द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन द पोइट्स. तो आपने क्वेश्चन से स्टार्टिंग है जिस तरीके से पूछा है, इज हर ओल्ड फैमिलियर पेन हर चाइल्डहुड फियर डेट सी वुड लूज हर मदर. तो जो फियर था उसके बारे में आपने लिख दिया और बता दिया एक्चुअली था क्या फियर. सी एच पेन टू सी हर मदर्स डायलेंस कलरलेस फेस. तो आपको बेसिकली 3 लाइन के अराउंड 2 से 3 लाइन लिखना है. 2 नंबर का है इसका आंसर. अगला क्वेश्चन है वो आपका व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पोइट्स फीलिंग एंड हर बर्ड्स. और जो उसकी फीलिंग थी अंदर की, और जो वो बर्ड्स वो बता रही थी, फेस से एक्सप्रेस कर रही थी, वो मतलब विरोधी क्यों थी, मतलब अलग अलग क्यों थी. तो आपको वही लिखना था, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोइट्स फीलिंग एंड हर बर्ड्स लाइज. तो आपको सेम टू सेम मतलब स्टार्ट करना है. जैसे क्वेश्चन पूछा है, इन द डिस्कनेक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पेन एक्सप्रेस बाय द. तो जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मतलब स्टेंजा में यूज किया गया ओल्ड फैमिली एच, वो आपको यूज कर देना है. एंड द आउटवर्ड पॉजिटिवली वर्ड सी सेज सच एज सी यू अम्मा सून मम्मा एंड ऑल आई डिड बाय स्माइल एंड स्माइल. तो आपको इसलिए ये भी आपको 2 से 3 लाइन लिखना है. आपको मतलब वर्ड्स यूज कर लेने हैं जो स्टेंजा के दिए हैं, सेम जैसे अनसीन पैसेज में होता है. लास्ट क्वेश्चन है वो है वाई डिड द पोइट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली. क्योंकि बिकॉज वो अपनी फीलिंग नहीं बताना चाहती थी. तो द पोइट्स केप्ट ऑन स्माइलिंग ओनली बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू रिवील हर फीलिंग एंड हर फियर ऑफ लूजिंग हर टू ओल्ड मदर. सी बेड हर फेयरवेल विथ हर स्माइल. सो उसने विदा मतलब मांगी एक स्माइल के साथ. तो इस तरीके से आपको इस तरीके का आंसर लिखना है, ठीक है. जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे, मतलब जैसे अगर यहाँ पे भाई पूछा तो आपको यहाँ पे केप्ट हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे वॉट है तो आपका ये पूरा लिखेंगे, फिर एज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, द एज से पूरा आप जोड़ेंगे. तो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा उस टाइप से आंसर लिखना है आपको. इसका जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका सेंट्रल आइडिया. 3 दिया जाता है, इसमें से एक का लिखना है आपको, 4 नंबर का होता है. यहाँ पे कीपिंग क्वाइट का मैंने लिखा है, कैसे लिखना है देखते हैं. तो आपने क्वेश्चन नंबर डाला सेंट्रल आइडिया, ठीक है, कौन सा है वो ऑप्शन नंबर डाला, यहाँ पे लिख दिया सेंटर. तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली आप पोइट का नाम लिखना है जरूर. तो आपने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरुदा रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्टेम्पलेशन, मतलब होता है चिंतन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड नीड ऑफ
इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टिलनेस मतलब पीस। तो आपने बेसिकली मेन समरी की सेंट्रल आइडिया है क्या वो लिख दिया एक दो लाइन में। फिर इन दिस पोएम पैब्लो नेरुदा हैज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, हिज ओन एक्शन कॉज हिम वेरी miseries problems, ठीक है। द पोएट एडवोकेट्स फॉर अ कलेक्टिव मूवमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड पीस among people to break the cycle of destructive behavior, war, degradation. The world today stands divided by the boundaries of caste, religion, language, culture, geographical division. We need to look at the larger picture. Neruda suggests that through a period of quiet reflection, human can encourage understanding, deeper connection with one another, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू पीस। बेसिकली आपको पहले दो लाइन में सेंट्रल आइडिया लिखना है कि है क्या। जैसे इसमें इंट्रोस्पेक्शन है तो वो लिख दिया, पोएट का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आपको मतलब एक तरीके से समरी लिखनी है कि उसमें वो क्या कह रहा है, पोएम में क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। और लास्ट में वो क्या सजेशन दे रहा है, ठीक है। और आपको इस तरीके से मतलब आधे पेज के अराउंड लिखना है और यहाँ से आपको एंड हो जाना है। यहाँ पे इसके बाद बात को आपका जो है सप्लीमेंट्री, तो इसको आपको सेम टू सेम लिखना है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। सेम टू सेम आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं, सेम टू सेम लॉन्ग आंसर लिखना है जैसे प्रोज में लिखा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सॉल्व नहीं किया, ये आप स्वयं कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करना है। आई होप समझ में आया होगा, जितनी भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कोशिश करूँगा डाल दूँ जल्दी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।